तो इसमें हम देखेंगे सीलिएक डिसीज़ के बारे में। अब सीलिएक डिसीज़ इज़ अ माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन माल अब्जॉर्प्शन होता है ऑफ ग्लूटन एंड ग्लूटन रिलेटेड डाइट। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ड्यूोडेनम, जीजोडम मोस्ट कॉमनली, वो ग्लूटन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से ग्लूटन का इंडाइजेशन होता है। तो सीलिएक डिसीज इज स्मॉल इंटेस्टाइन माल अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूटन और रिलेटेड डाइट। सीलिएक डिसीज इज अ हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू ग्लूटन, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू ग्लूटन लीडिंग टू इंडाइजेशन ऑफ ग्लूटन। इसके दूसरे नाम है इट ऑल्सो नोन एज सीलिएक स्प्रू, नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू, ग्लूटन सेंसिटिव एंट्रोपैथी। ये मोस्टली अफेक्ट किसको करता है? प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब ड्यूोडेनम और जेजुनम, प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसकी इटियोलॉजी देखते हैं। तो इटियोलॉजी एक्जैक्टली इट इज़ अननोन। ओके, सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ डाइटरी फैक्टर्स होते हैं, फिर फैमिलियल हिस्ट्री होती है, वो प्रेजेंट हो सकती है इन पेशेंट। फिर इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, इसमें प्रेजेंस ऑफ 3 एंटीबॉडी याद रखनी है। एक है IgA एंटीग्लाइडिन, IgA एंटी एंडोमाइसियल और IgA एंटी TTC एंटीबॉडीज। एंटी TTG है ये। TTG क्या है? टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस। ये 3 एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। IgA एंटीग्लाइडिन, IgA एंटी एंडोमाइसियल और IgA एंटी TTG एंटीबॉडीज। और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी एसोसिएटेड हो सकता है, HLA-DQ2 एंड HLA-DQ8। अगर ये HLA प्रेजेंट होता है पेशेंट को तो ही इज़ हाईली ससेप्टेबल ऑफ डेवलपिंग सीलिएक डिसीज। तो ये इटियोलॉजी हो गई, एक एनवायरमेंटल फैक्टर, फिर फैमिलियल हिस्ट्री, फिर ये 3 एंटीबॉडीज, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, फिर ये जेनेटिक फैक्टर्स, जिसमें HLA-DQ2 एंड DQ8। अब सीलिएक डिसीज ग्लूटन का माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम ही होता है। तो अगर ग्लूटन नहीं लेंगे तो फिर इट इज़ अ कम्प्लीटली रिवर्सिबल डिसीज विद इन 6 मंथ्स ऑफ ग्लूटन रेस्ट्रिक्शन। क्योंकि 6 मंथ तक ग्लूटन नहीं लेंगे तो डिसीज़ पूरी रिवर्सिबल हो जाएगी, बोथ क्लिनिकली एंड हिस्टोलॉजिकली। अगर रिवर्स नहीं हुई तो इट इज़ नोन एज रिफ्रैक्टरी सीलिएक डिसीज। मोस्ट कॉमनली जनरली डिसीज रिवर्स हो जाती है क्लिनिकली एंड हिस्टोलॉजिकली विद इन 6 मंथ्स ऑफ ग्लूटन रेस्ट्रिक्शन। अब ये सीलिएक डिसीज इट इज़ ऑल्सो आइसबर्ग डिसीज। आइसबर्ग डिसीज में हमने देखा था कि PSM में होता है कि कोई पेशेंट्स ही साइंस एंड सिम्टम्स शो करते हैं, बाकी लेटेंट पीरियड में रहते हैं डिसीज़ के। तो इसमें भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ सीलिएक डिसीज़ को। एक है क्लासिक सीलिएक डिसीज़, दूसरी एटिपिकल सीलिएक डिसीज़, तीसरी है साइलेंट सीलिएक डिसीज़ और लास्ट है लेटेंट सीलिएक डिसीज़। क्लासिक सीलिएक डिसीज़ में प्रेजेंट होता है पेशेंट प्रेजेंट्स विद माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ये क्लासिक। फिर एटिपिकल सीलिएक डिसीज़ में पेशेंट प्रेजेंस विद सिम्टम्स अदर देन माल अब्जॉर्प्शन। ओके, अदर देन माल अब्जॉर्प्शन के सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट होता है पेशेंट एटिपिकल सीलिएक डिसीज़ में। थर्ड है साइलेंट सीलिएक डिसीज़, इसमें पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है लेकिन जो टेस्ट होता है इन्वेस्टिगेशन उसमें सीरोलॉजिकली पॉजिटिव होता है पेशेंट इन साइलेंट सीलिएक डिसीज़। और लेटेंट सीलिएक डिसीज़ में सीरोलॉजिकली नेगेटिव होता है लेकिन हाईली ससेप्टेबल होता है टू डेवलप सीलिएक डिसीज, बट इट इज़ जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी प्रेजेंट होती है, HLA पॉजिटिव, HLA-DQ2 एंड DQ8 के। तो ये 4 टाइप्स हो गए, एक क्लासिकल सीलिएक डिसीज विथ क्लासिकल माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, फिर एटिपिकल सीलिएक डिसीज विथ सिम्टम्स अदर देन माल अब्जॉर्प्शन, तीसरी थी साइलेंट सीलिएक डिसीज, इसमें होता है एसिम्टोमेटिक बट सीरोलॉजिकली पॉजिटिव, और लास्ट है लेटेंट सीलिएक डिसीज जिसमें एसिम्टोमेटिक, सीरोलॉजिकली नेगेटिव और लेकिन पेशेंट इज ससेप्टेबल, द पर्सन इज ससेप्टेबल टू डेवलप सीलिएक डिसीज, HLA-DQ2 एंड DQ8। अब इसके बाद पैथोलॉजी क्या होगी, जो ड्यूोडेनम एंड जीजोनम होते हैं उसमें एक साइट ऑफ लीजन तो हमने देख ली, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूोडेनम मोस्टली ऑन प्रॉक्सिमल जेजुनम। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में जो इंट्राएपिथेलियल
CD8 एंड T लिम्फोसाइट होता है वो बढ़ जाता है। ऑब्वियसली इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है तो इसकी वजह से CD8 प्लस T लिम्फोसाइट्स बढ़ जाता है। देयर इज क्रिप्ट्स हाइपरप्लेशिया, ये जो होती है इंटेस्टाइन में इसको बोलते हैं क्रिप्ट्स, उसकी हाइपरप्लेशिया होती है। विलस एट्रोफी, जो यहाँ पे विलाइज होते हैं इनकी एट्रोफी हो जाती है, स्मॉल स्मॉल हो जाता है, विलस एट्रोफी। ये क्रिप्ट्स होते हैं और ये विलाई होती है। क्रिप्ट्स की हाइपरप्लेशिया और विलाई की एट्रोफी। फिर प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेशन, मास्ट सेल ईओसिनोफिल इन द अपर पार्ट ऑफ लेमिना प्रोप्रिया। ये हो गए इसके माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। फिर पेशेंट प्रेजेंट कैसे कर रहा है? मोस्टली पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक और रिमेन्स साइलेंट, लेकिन जिसमें भी सिम्टम्स आएंगे मोस्ट कॉमनली होंगे साइंस ऑफ माल अब्जॉर्प्शन। लाइक माल अब्जॉर्प्शन की वजह से वेट लॉस होगा, डायरिया होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फाउल स्मेलिंग स्टूल, एसाइटिस, मस्कुलोस्केलेटल मैनिफेस्टेशन, क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस। फिर अनीमिया हो सकता है ड्यू टू B12 डेफिशिएंसी और फोलेट डेफिशिएंसी। मेटाबॉलिक डिसीज हो सकती है लाइक रिकेट्स ड्यू टू विटामिन D डेफिशिएंसी। मोस्टली माल अब्जॉर्प्शन के सिम्टम्स एंड साइंस होंगे पेशेंट में ऑफ सीलियाक डिसीज। अब एटिपिकल सीलियाक डिसीज क्या होता है? मतलब पेशेंट प्रेजेंट विद सिम्टम्स अदर देन माल अब्जॉर्प्शन। तो पेशेंट मोस्टली ये जो डिसीज़ है इनके सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट होगा, लाइक आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया के सिम्टम, शॉर्ट स्टेज एंड फेलियर टू थ्राइव, ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स, एटेक्सिया और न्यूरोपैथी। तो इनका भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है। अब सीलियाक डिसीज इज एसोसिएटेड विथ हाइपोस्प्लेनिज्म एंड इंक्रीज्ड लिवर एंजाइम्स LFT। ओके, हाइपोस्प्लेनिज्म एंड इंक्रीज्ड लिवर एंजाइम्स। अब डायग्नोसिस ऑफ सीलियाक डिसीज ये बायोप्सी से हो सकता है और सीरोलॉजी से हो सकता है। बायोप्सी में जो इंटेस्टिनल माइक्रोस्कोपिक चेंजेस दिखे थे वो, और सीरोलॉजी इसमें हम जो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स थे एंटीबॉडीज़ उसको डिटेक्ट करेंगे। तो इन दोनों को कंबाइन करके डायग्नोसिस करते हैं सीलियाक डिसीज़ का। तो बायोप्सी फाइंडिंग्स आर नॉन स्पेसिफिक। ये बायोप्सी लेंगे कहाँ से? डिओडिनम एंड जीजुनल बायोप्सी। इसके फाइंडिंग्स कैसे होंगे? एक हमने देखा था विलस एट्रोफी, क्रिप्ट हाइपरप्लेशिया, म्यूकोसल थिकनेस वो नॉर्मल रहेगी। लेमिना प्रोप्रिया के इनफिल्ट्रेट्स थे जो थे मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, ईओसिनोफिल्स वो सब। फिर वैक्यूलर डीजनरेशन ऑफ सरफेस एपिथेलियम में भी सीन, कहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है ये 4। विलस एट्रोफी, क्रिप्ट हाइपरप्लेशिया, म्यूकोसल थिकनेस इज नॉर्मल, लेमिना प्रोप्रिया में इनफिल्ट्रेट्स ऑफ मास्ट सेल, ईओसिनोफिल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। ये बायोप्सी फाइंडिंग्स। अब सीरोलॉजी फाइंडिंग में 3 एंटीबॉडीज जो हमने देखी थी, एक थी IgA एंटीग्लाइडिन, फिर एक और आ गई IgA की जगह IgG। तो IgA एंटीग्लाइडिन, IgG एंटीग्लाइडिन, फिर IgA एंटी TTG जो था टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस एंटीबॉडी, एंटी TTG IgA एंटीबॉडी, फिर IgA एंडोमाइसियल एंटीबॉडी। तो ये 4 एंटीबॉडी हो गई। एक IgG एंटीग्लाइडिन, IgA एंटीग्लाइडिन, फिर IgA एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज, और फिर IgA टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस एंटीबॉडी। इसमें से भी हम जो रूटीनली करते हैं वो होती है एंटी TTG, विच इज़ डन रूटीनली, डन बाय ELISA। इट इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक। दूसरी है एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी विच इज़ ऑल्सो IgA, डन बाय इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस। इट हैज़ बेस्ट सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, लेकिन ये कॉस्टली होती है और हाई स्किल्ड लेबर्स चाहिए होता है, जिसकी वजह से रूटीनली जो करते हैं वो है एंटी TTG एंटीबॉडी। तो ये 2 एंटीबॉडीज़ हो गई। बेस्ट सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी होती है एंडोमाइसियल की, याद रखना। फिर एक बच गई एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडी। अब जो ग्लाइडिन होता है यही चीफ एंटीजन होता है इन द ग्लूटन। अब एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडी इज ऑल्सो नॉन सेंसिटिव, नॉन स्पेसिफिक, नॉट यूज ना। अब सपोज अगर कोई पेशेंट में बायोप्सी नेगेटिव, सीरोलॉजी नेगेटिव, तो पेशेंट इज नेगेटिव, मतलब पेशेंट को सीलियाक डिसीज नहीं होगा।
अगर बायोप्सी पॉजिटिव, सीरोलॉजी पॉजिटिव, तो फिर पेशेंट को सीलिएक डिसीज है कंफर्म। फिर पेशेंट की बायोप्सी पॉजिटिव आई है लेकिन सीरोलॉजी नेगेटिव आई है, फिर भी हम कहेंगे कि पेशेंट को सीलिएक नहीं है, बट पेशेंट इज़ हाईली ससेप्टेबल टू डेवलप सीलिएक डिसीज। अगर जो HLA एसोसिएशन हुआ तो इसमें हम प्रेफरेंस सीरोलॉजी को ज़्यादा देते हैं देन बायोप्सी, क्योंकि सीरोलॉजी को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। तो अगर सीरोलॉजी पॉजिटिव आई, बायोप्सी नेगेटिव आई, फिर हम रिपीट करेंगे बायोप्सी। अगर फिर भी सीरोलॉजी पॉजिटिव आई तो फिर हम कंफर्म कर देंगे कि पेशेंट को सीलिएक डिसीज है। फिर उसके बाद कुछ डिसीजेस एसोसिएटेड विद सीलिएक, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है ये पहले 3: डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्म्स, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, IgA नेफ्रोपैथी, फिर है बर्ड फैंसियर्स लंग, डाउन सिंड्रोम, थायराइड डिसऑर्डर्स, हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस। मोस्ट इम्पोर्टेंट है डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्म्स, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस एंड IgA नेफ्रोपैथी। फिर दूसरी लंग की डिसीज लाइक हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, फिर बर्ड फैंसियर्स लंग, फिर थायराइड डिसऑर्डर्स, डाउन सिंड्रोम, वो सब। अब ट्रीटमेंट ऑफ सीलिएक डिसीज में क्या हुआ, इसमें हमें ग्लूटेन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था, उसका इंडाइजेशन हो रहा, तो फिर ग्लूटेन हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। मोस्टली ये डिसीज़ रिवर्सिबल होती है, 6 मंथ में फुल्ली रिवर्स हो जाती है डिसीज़, क्लिनिकली एंड हिस्टोलॉजिकली, ये हमने पहले भी देखा था। अगर नहीं हुई तो इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टरी सीलिएक डिसीज़। सबसे पहले हम ग्लूटेन रेस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे पेशेंट को, तो उसमें क्या क्या दे सकते हैं। पेशेंट कैन ईट राइस, कॉर्न, मेज, पोटैटो, सोयाबीन, ये सब खा सकता है। पेशेंट कैन नॉट ईट, वो है वीट, बार्ली, राई एंड ओट्स, ये नहीं खा सकता क्योंकि इसमें ग्लूटेन प्रेजेंट होता है। तो एक तो ग्लूटेन रेस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे, ये लाइफ लॉन्ग भी कंटिन्यू करना पड़ सकता है पेशेंट को। ग्लूटेन रेस्ट्रिक्टेड डाइट की साथ साथ कुछ विटामिन और मिनरल्स देंगे, सप्लीमेंट करेंगे। फिर नीमोकोकल वैक्सीन्स देंगे पेशेंट को, क्योंकि हमने देखा था इट इज़ एसोसिएटेड विथ हाइपोस्प्लेनिज्म और इंक्रीज लिवर एंजाइम, तो स्प्लेनिक एट्रोफी की वजह से हम नीमोकोकल वैक्सीन देंगे। तो ये मोस्टली ये ट्रीटमेंट होती है सीलिएक डिसीज़ की। लेकिन अगर रिफ्रैक्टरी सीलिएक डिसीज़ है तो उसमें हम पेशेंट को इन सब के साथ साथ ग्लूटेन रेस्ट्रिक्टेड डाइट, विटामिन मिनरल्स, नीमोकोकल वैक्सीन, इन सब के साथ साथ स्टीरॉइड्स भी देंगे। तो रेफ्रैक्टरी सीलिएक डिसीज़ का मेन ट्रीटमेंट है वो है स्टीरॉइड। पेशेंट क्या क्या खा सकता है क्या नहीं खा सकता वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब 3 पोटेंशियली डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस है और सीलिएक डिसीज़, वो है एंट्रोपैथी एसोसिएटेड टी सेल लिम्फोमा, स्मॉल इंटेस्टाइन एडिनोकार्सिनोमा और ईसोफेगस स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। के एक ईसोफेगस की डिसीज़ है, ईसोफेगस स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। फिर एक इंटेस्टाइन की है जो स्मॉल इंटेस्टाइन एडिनोकार्सिनोमा, और एक ब्लड हेमाटोलॉजिकल WBC डिसीज़ है विच इज़ टी सेल लिम्फोमा। तो तीनों की 3 कैंसरस कंडीशन है, तो इसे हम कहेंगे कि सीलिएक डिसीज़ इज़ द प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। तो इसी तरह से ये था पूरा सीलिएक डिसीज़।